आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले जितना भी यूनिट था वो सारा हमने कवर कर दिया है। ये लास्ट यूनिट बचा हुआ है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये आपका लास्ट यूनिट है, चाहे वो आपका हिस्ट्री मेजर हो या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर हो, दोनों के लिए ये लास्ट यूनिट है। वीडियो लास्ट नहीं है, वीडियो पार्ट वाइज आएगी। ये आपका पहला पार्ट है, हो सकता है 3 से 4 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य में आपको पूरे डिटेल से देखना है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर वाले, ठीक है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इसको डिटेल से पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम 30 नंबर आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मगध साम्राज्य के बारे में बताया था। वहाँ पर लास्ट में मैंने आपको बताया था नंद वंश के टाइम में ही, ठीक है, नंद वंश के टाइम में ही सिकंदर का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से ही हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से देखिए। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें अनेकों स्रोत से मिलते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है, आप लोग अगर रास्ते में कभी सफ़र करते हो तो एक पिलर गड़ा हुआ आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है, पत्थर के जैसा। या फिर अगर कोई भी सड़कें बनती है तो दीवार में इस तरीके से काले पत्थर में वहाँ पर खुदवा कर लिख दिया जाता है कि ये सड़क किसने निर्माण करवाया था। तो उसी तरीके से पत्थर में जो चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को शिलालेख बोला जाता है। तो अशोक के शिलालेख आपका अफगानिस्तान में जो आपका काबुल, ठीक है, कांधार यहाँ पर कहा होगा, यानी जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया था वहाँ पर ये चीज़ यानी ये स्रोत मिला था, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे आपका जो दूसरा स्रोत है वो आपका पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ें, जिनमें से आपका स्तूप, इमारत, मृत भांड, इन सभी से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी पता चलती है। ये सारे क्या है, आपका मौर्य साम्राज्य के स्रोत है। आगे आपका साहित्य में, साहित्य कहने का मतलब है जो किताबें हैं जिसकी रचना हुई है, उन किताबों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। जैसे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में जो भी किताबें लिखी गई है, इंडिका जिसकी रचना मेगास्थनीज ने किया था, अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने किया था, इन सभी से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलती है। आगे अगर धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करें तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में और पुराण, ठीक है, इन सभी में जो धार्मिक ग्रंथ है, ये तो एक धार्मिक ग्रंथ ही है, और ये जो 2 धर्म है इनमें भी जो धार्मिक ग्रंथ था उनसे भी पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा विदेशी विवरण जैसे कि प्लूटार्क, जो विदेशी विवरण है, इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। 344 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक जो शासक था वो नंद वंश का शासक था। और वो कौन था? इसका संस्थापक महापद्मनंद। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद शासक के बारे में अगर बात करें, नशे में हमेशा धुत रहता था, असंतुष्टिजनक, मतलब जनता के लिए कभी भी यह सोचने वाला नहीं था, जनता विरोधी था। यहाँ तक कि धनानंद की जो बेटी थी वह इससे परेशान हमेशा रहती थी कि मेरा पिता किस प्रकार का राजा है, हमेशा नशे में विलीन रहता था। तो ये बहुत ही खराब राजा था। अब जिस देश का बहुत ही खराब राजा हो तो उस देश का हालात क्या होगा, यानी उस देश में अगर कोई भी विदेशी आक्रमण करना चाहेगा तो आराम से इस देश में जीत सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस टाइम सिकंदर का आक्रमण हो रहा था भारत देश में, लेकिन भारत देश में आक्रमण वो नहीं किया था। जहाँ पर धनानंद का राज्य था, जो मगध साम्राज्य था, वहाँ पर नहीं किया था। वह किनारे क्षेत्र में, जैसे कि अफगानिस्तान वाला एरिया, उस पर कब्जा कर लिया था, जो काबुल, कांधार वगैरह जो भी था। इसके बाद सिकंदर का जो नज़र था वह इसी राज्य में था। लेकिन क्या हुआ देखिए आगे, धनानंद ने कौटिल्य का मजाक बनाकर अपमान किया था। कौटिल्य एक महान व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं डिटेल से दिया गया है, उसमें केवल राजपाट, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ही दिया गया है। हालांकि नाम से लगता है कि इसमें अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से दिया गया है, लेकिन उसमें क्या चीज़ दिया गया है? पॉलिटिक्स के बारे में, कैसे पॉलिटिक्स में या फिर अपने देश के उन्नति के बारे में, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, एक अच्छा शासक कैसे बन सकते हो, वो सारा कुछ उस किताब में डिटेल से दिया गया है। तो वो महान व्यक्ति वही थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और इस महान व्यक्ति को मजाक बनाकर अपमान किया था। किसने? धनानंद ने। अब स्वाभाविक बात है, इनको जब मजाक बनाकर इसको अपने राजपाट से बर्खास्त कर दिया तो इन्होंने एक वचन लिया कि तुम्हारा जो राजपाट है उसको ध्वस्त कर दूंगा। ये संकल्प लेकर वहाँ से चले गए कौटिल्य। और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की मदद से
धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल माना जाता है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का था। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर इतिहासकारों के विचार में बहुत मतभेद था। जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य में लिखा गया है कि यह क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय जाति के थे, जबकि जो मुद्रा राक्षस है जिसकी रचयिता विशाखदत्त है, यानी इसकी रचना किसने की है, विशाखदत्त ने, एवं पुराण दोनों में क्या लिखा हुआ किया है कि शूद्र है। हालांकि इसके बारे में अभी तक से कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस इन्हीं दोनों के द्वारा यही चीज़ बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य में बचपन से ही भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्षण विद्यमान थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही भविष्य के बारे में सोचने वाले, महान इंसान के रूप में बनने वाले विद्यमान सारे लक्षण उसमें झलकते थे। कैसे झलकते थे वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका जो पालन पोषण था वह एक गौ पालक यानी जो गाय को पालते थे उन्होंने इनको पाला था। देखिए चाणक्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनको आखिर कैसे चुने, धनानंद को हराने के लिए, उनसे जंग लड़ने के लिए। तो उसकी घटना यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ राजा की भूमिका अदा कर रहा था। बचपन में क्या होता है कि आप लोग गुड्डा गुड्डी की खेल खेलते हो या फिर चोर पुलिस की खेल खेलते हो, वहाँ पर आप लोग भी कोई ना कोई किरदार निभाते हो, बोलते हो कि आप चोर बन जाओ हम पुलिस बन जाते हैं। उस तरीके से यहाँ पर बचपन में जब चंद्रगुप्त मौर्य खेल खेल रहे थे अपने साथियों के साथ तो वह राजा की भूमिका निभा रहे थे। तभी चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तो इस घटना के कारण ही मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है उन्हें चाणक्य ने अपने साथ ले लिया था धनानंद को पराजित करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न उठता है, ये तक्षशिला जो है वो आपका कहाँ पर है वर्तमान टाइम में? ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद चाणक्य अपने साथ ले गए। चाणक्य ने इस बालक को विद्या दी और युद्ध कौशल भी सिखाया, कैसे युद्ध करना है, पूरे तरीके से इनको काबिल बनाया और नंद शासक से देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बहुत हम लोग नंद शासक के बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार का शासक था। तो यहाँ पर देखिए, प्रजा से बलपूर्वक कर वसूली करता था। जो नंद शासक था वह क्या करता था, जो धनानंद था वह प्रजा से, अपने जनता से वह हमेशा टैक्स वसूला करता था, वो भी जबरन तरीके से। अगर टैक्स नहीं होता था किसी किसान के पास या उतने रकम नहीं होते थे फिर भी ज़बरदस्ती उस पर टैक्स थोप दिया जाता था और उससे वसूली किया करता था। प्रजा पर अत्याचार करता था, जनता इन्हें घृणा की नज़रों से देखती थी। पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत सिकंदर के सामने घुटने टेक चुका था। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को 2 लक्ष्य प्राप्त करने थे। क्या क्या प्राप्त करने थे, ध्यान से समझिएगा। पहला तो विदेशी ताकत से देश को मुक्ति कराना जो सिकंदर आक्रमण कर रहा था। दूसरा चीज नंद का विनाश करना, क्योंकि भारत में ऐसा राजा बैठ चुका था जिसको हटाना बहुत जरूरी था, नहीं तो सिकंदर उस पर कब्जा कब भी कर सकता था। तो 2 रणनीति इनके सामने था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे कि ये आपका मगध है, ठीक है, या फिर मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका मगध है। चंद्रगुप्त ने पहली बार जब आक्रमण किया मगध पर तो डायरेक्ट इसके केंद्र पर ही आक्रमण किया, जिस कारण से चंद्रगुप्त को हार मिली। वह इस जंग से वापस लौट आए और इसका उल्लेख जैन तथा बौद्ध ग्रंथ दोनों में दिया गया है कि उन्होंने जब मगध पर आक्रमण किया तो डायरेक्ट केंद्र पर ही आक्रमण किया, जिस कारण से वह हार गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा मगध पर हमला किया और इस बार सीमांत प्रदेशों पर हमला किया। सीमांत कहने का मतलब है मगध के किनारे वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगर आपको एक रोटी खाना है पूरा तो सबसे पहले आप किनारे तोड़ोगे ना, तो इस तरीके से आप किनारे किनारे सीमांत में जंग लड़ते गए। उसके बाद फिर पूरे मगध पर आपने कब्जा कर लिया और धनानंद को मार दिया, उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है कि उसने दोबारा मगध पर हमला किया और इस बार सीमांत प्रदेशों पर हमला किया। धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई और इस तरह मगध साम्राज्य का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। और राजा बनने के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है, यानी जो वर्तमान टाइम में पटना है ना, बिहार की राजधानी, उसी को पाटलिपुत्र बोला गया है। इसके बाद शिक्षा का जो केंद्र है वह तक्षशिला होता है, यानी जो आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में। और जो भाषा लिपि है वह आपका पाली था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को अपनाते हैं। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
धनानंद को जब हराया तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को विस्तार किया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, गुजरात, नेपाल, कर्नाटक प्रदेश और शामिल थे और इन सभी प्रदेश को अपने राज्य में मिला दिया। ठीक है, पूरा राज्य विकसित किया। अब यहाँ पर एक नए सिरे से हम लोग समझते हैं सेल्यूकस निकेटर। अब ये कौन था? ये आपका सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ और पहले ही मैंने आपको बताया था सिकंदर ने जो उत्तरी पश्चिमी इलाका था वहाँ पर कब्जा कर लिया था, जो अफगानिस्तान वाला एरिया था। और उसी के टाइम में जो उनका सेनापति था बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को भी जीत लिया था सेल्यूकस ने, तो इन पर कब्जा था। अब वह चाहता था कि भारत पर चढ़ाई करे। 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर चढ़ाई की तथा सिंध आ पहुँचा। ठीक है, सिंध मतलब सिंधु घाटी जो आपका पाकिस्तान में है, वहां पर आ पहुंचा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ। यहां पर कौन सा राजा है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इनको आक्रमण करना था तो जो एकदम बकलोल राजा था धनानंद, उस समय आक्रमण कर सकता था, लेकिन महान राजा चाणक्य के रणनीति पर रचे हुए राजा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सामने ये जंग लड़ेगा तो जीत पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और इस विजय में जब भी दो राजाओं के बीच में जंग होता है ना, तो जो राजा हारता है ना, उन जंग में क्या होता है कि आपको हार कर मरना होगा या फिर कुछ संधि करना होगा। जैसे कि आप अपने राजपाट को जो जीत रहा है उस राजा को दे देना होगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में संधि हुआ, यानी कंप्रोमाइज़ बोला जाता है। क्या संधि हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी हेलेना के साथ विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस तरीके से सेल्यूकस ने अपनी जान बचाई, क्योंकि उसने संबंध किस चीज़ का बना लिया? विवाह का। अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर क्यों विवाह करते हैं, प्रश्न यह उठता है। तो इसका रीज़न था कि वह नहीं चाहता था कि बाहरी आक्रमण हमारे भारत देश में पड़े, इसलिए वह विवाह का संबंध बनाया। लेकिन सेल्यूकस का हमेशा डर रहता था कि हो सकता है मेरी बेटी के साथ कुछ अत्याचार न करे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके साथ एक मेगास्थनीज नाम का राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया था देख रेख करने के लिए। मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की थी इस पुस्तक की, और सेल्यूकस ने इन सभी इलाकों को दहेज के रूप में दे दिया था। अंधार, काबुल, हेरात, मकरान, जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया था, वो सारा एरिया मौर्य साम्राज्य को दे दिया था। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य को स्थापित किया। सबसे पहले धनानंद को हराया, उसके बाद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और एक महान राजा के रूप में उभर कर आए। तो इस वीडियो में आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए मौर्य साम्राज्य में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी उपलब्धियों के बारे में, तो इस तरीके से आप इस वीडियो वाले टॉपिक को कवर करके आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले वाले टॉपिक को कवर करेंगे, अगले वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।